हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम जेई एडवांस 2022 के पेपर 1 के केमिस्ट्री सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो हम एक एक करके डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि इस साल का जो केमिस्ट्री सेक्शन था किस तरह का था। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप थर्मोकेमिस्ट्री से मान सकते हो, बॉम्ब कैलोरीमीटर का है। बॉम्ब कैलोरीमीटर एनसीईआरटी में भी है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को देख लो कि 2 मोल मरकरी गैसियस फॉर्म में उसका कंबसन कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है बॉम्ब कैलोरीमीटर का, उसका हीट कैपेसिटी दिया है, और मरकरी का गैस फॉर्म में आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HgO पूछ रहा है। ठीक है ना, डिफरेंट डेटा दिया हुआ है, तो हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले मरकरी गैस के इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के रिएक्शन को हम लिखते हैं। ये है मरकरी गैस के इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन। अच्छा, बॉम्ब कैलोरीमीटर में याद रखिएगा, जो हमको एनर्जी मिलता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिलता है, तो उसको हम डेल्टा यू कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा यू। तो देखिए डेल्टा यू क्या होगा। जो डेल्टा यू मिल रहा है हमको 2 मोल का मिल रहा है। किसका मिल रहा है? 2 मोल का। तो डेल्टा यू होता है एक तरह से, है ना, डेल्टा यू होता है क्यू सी। क्यू कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो क्यू है, इसलिए उसको डेल्टा यू कह रहे हैं। और वो होता है आपको माइनस सी इंटू डेल्टा टी, है ना। और ये डेल्टा टू यू मिल रहा है आपको 2 मोल का। किसका मिल रहा है? 2 मोल का। तो 1 मोल के लिए अपॉन 2 कर देंगे। तो क्या है सी का वैल्यू? आपको सी का वैल्यू है 20। डेल्टा टी कितना दिया है? टेम्परेचर है आपको 14.8, और 2 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन में 2 मोल मरकरी का कंबसन कर रहा है, तो 1 मोल के लिए अपॉन 2 कर देंगे। तो डेल्टा यू आ गया आपको, सॉल्व कर लो इसको, 10 से कर देगा -148 किलो जूल आ जाएगा आपको, -148 किलो जूल आपको आ जाएगा। ठीक है ना। अब डेल्टा यू मिल गया, तो इससे हम डेल्टा एच निकाल सकते हैं। आप पढ़े हो डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच होता है इस रिएक्शन का डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT। ये आप पढ़े हो, थर्मोकेमिस्ट्री का बेसिक इक्वेशन है ना। तो डेल्टा यू तो -148 आ गया है, और डेल्टा Ng क्या होगा देख लो, इधर सॉलिड है तो 0 हो गया, 1 तो -3/2, आर ले लोगे 8.314। टेम्परेचर कितना दिया है? टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 298, टेम्परेचर दिया है 298। और ध्यान रखना ये किलो जूल में है और ये जूल में आएगा, तो इनको इंटू 10 का पावर हम -3 कर देंगे, तो उससे आपको डेल्टा आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली -151 पॉइंट, सॉल्व कर लो, -151 पॉइंट, है ना, -151.701। ठीक है ना। तो डेल्टा एच आ गया आपको -151.70। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, है ना, सिंपल है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अच्छा, अब जो डेल्टा एच मिला है ये कंप्लीट रिएक्शन का मिला है, तो इसमें एक और फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। डेल्टा एच होता है, पढ़े हो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यहां पर ये ऑक्सीजन गैस है, और स्टैंडर्ड स्टेट में ऑक्सीजन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। तो कैसे करोगे आप देख लो। डेल्टा एच आप लिख सकते हो, इसका पूछ रहा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको x मान लेते हैं, तो 1 × x माइनस ऑक्सीजन का 0 होता है स्टैंडर्ड स्टेट में, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है एलिमेंट का। यहाँ गैस है, मरकरी का स्टैंडर्ड स्टेट गैस नहीं लिक्विड है, इसका डेटा आपको दिया हुआ है। क्या डेटा है आपको? 61.32, तो -61.32। डेल्टा एच क्या है? -151.701 इक्वल टू x -61.32। तो x सॉल्व कर लोगे तो x आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली -90.39, है ना। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो x आ जाएगा -90.39। तो शायद मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, हम मॉड x पूछ रहा है। ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, एनसीईआरटी कोई बच्चा सॉल्व करता है वो भी इसको सॉल्व कर सकता था। मेन ट्रिक था कि जो क्वेश्चन में डेटा 2 मोल का था उसको 1 मोल में कन्वर्ट करना था। दूसरा ये आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। तो ऑक्सीजन का डेटा नहीं दिया है, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ऑक्सीजन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड स्टेट में 0 होता है। बाकी HgO का पूछ रहा है, Hg का दिया हुआ है, तो वो तो निकल ही जाएगा। इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या है?
ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना, नर्स इक्वेशन का है। आपको ई नॉट वैल्यू MnO4 माइनस से MnO2 का, MnO2 से Mn2 प्लस का और Mn2 प्लस से Mn का दिया हुआ है। क्या डेटा है? 1.68, 1.21, यहाँ माइनस होगा, ठीक है, यहाँ माइनस कर लीजिए, -1.03, ठीक है। अब देखिए, तो अब फ्लो चार्ट बना लेते हैं हम क्वेश्चन का। तो यहां डेटा दिया है आपको 1.68, यहां दिया है 1.21 वोल्ट, यहां दिया है -1.03 वोल्ट, ठीक है। और ओवरऑल का MnO4 माइनस से MnO4 माइनस से Mn का पूछ रहा है, तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, +7, +4, +2 और 0। और ध्यान रखिएगा, आप देख सकते हो इधर +4, +7 से +4 3 इलेक्ट्रॉन है, +4 से +2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व है उनका नंबर अलग अलग है, तो हम डायरेक्ट ई नॉट ऐड नहीं कर सकते, हमको यहाँ पे गिव्स टू एनर्जी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन होता है। तो हम लिख सकते हैं, अगर पूरा MnO4 माइनस से Mn का हमने मान लिया डेल्टा G नॉट, तो इसको मान लेते हैं डेल्टा G1 नॉट, इसको मान लेते हैं डेल्टा G2 नॉट, और इसको मान लेते हैं डेल्टा G3 नॉट, ठीक है। तो आपको पता है डेल्टा G नॉट होता है -NF E नॉट, n यहाँ पे +7 से 0, तो 7 हो जाएगा। E नॉट फाइंड करना है हमको, डेल्टा G1 नॉट के लिए N3 हो जाएगा, डेल्टा G2 नॉट के लिए N2 हो जाएगा, और इसके लिए डेल्टा G3 नॉट के लिए भी N2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देना पूरा, और एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई नॉट हो जाएगा, आपको देख लो 3 × 1.68 प्लस 2 × 1.21, ये माइनस हो जाएगा 2 × 1.03 और अपॉन 7 कर दो, तो हो जाएगा 5.04 प्लस 2.42 माइनस 2.06, 42 माइनस 06, तो कितना हो जाएगा 36, तो ये 5.40, तो 5.40 अपॉन 7 जो कि अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.77 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें इसी का ट्रिक याद रखना था कि अगर डिफरेंट हाफ रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट इन्वॉल्व होते हैं तो हम डायरेक्टली ई नॉट नहीं ऐड कर सकते, हम डेल्टा G नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आयनी का क्वेश्चन है, बफर का क्वेश्चन पढ़ लो आप, है ना। H2CO3, NH CO3, Na2CO3 और NaOH, इनका 0.01 मोल लिया हुआ है 100 ml वाटर में, आपको pK1 pKa2 दिया हुआ है, और सॉल्यूशन का आपको निकालना है pH। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन लिख लो, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, है ना, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन कितना मोल्स दिया है आप देखिए, मोल्स दिया है 0.01, 0.01, 0.01, अच्छा NHCO3 भी पहले से 0.01 दिया है, वाटर से तो कोई मतलब है नहीं। अच्छा आफ्टर रिएक्शन ये कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा, ये कंप्लीट रिएक्शन कर जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 0.02, ये भी 0.01, खैर फिर से वाटर का से तो मतलब होता नहीं है हमको, तो मिक्सचर में है NHCO3 है आपको कितना 0.02, और Na2CO3 बच गया, है ना, H2CO3 NaOH तो रिएक्ट कर गया, H2CO3 और NaOH वो तो रिएक्ट कर गया, तो बच क्या गया NHCO3 और Na2CO3, तो NHCO3 और Na2CO3 का मिक्सचर है, तो ये एक बफर सॉल्यूशन है। क्या है? बफर सॉल्यूशन, है ना। यहां पे ये एसिड हो जाएगा, HCO3 माइनस एसिड हो जाएगा, और कार्बोनेट आयन उसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। तो यानी कि कौन सा डिसोसिएशन कांस्टेंट आप देख सकते हो, ये Ka2 है,
कौन सा है Ka2, तो यहाँ pKa2 यूज करेंगे, तो अब यूज कर लो फॉर्मूला बफर का। pH होता है pKa2 लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन वीक एसिड। यहाँ वॉल्यूम नहीं ले रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि रेशियो लोगे लॉग सॉल्ट अपॉन वीक बेस होता है ना, तो वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 0.02 है, NaCO3 0.02 है और Na2CO3 0.01 है। सॉल्ट क्या था, सॉल्ट यहां पर ये है, सॉल्ट आपको है यहां पर, सॉल्ट Na2CO3 है, सॉल्ट Na2CO3 है, तो ये सॉल्ट है और ये वीक एसिड है। हम इससे देखेंगे, ये एसिड है ना, ये HCO3 माइनस को एसिड मान लो और कार्बोनेट आयन उसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, तो वही चीज है, ये एसिड हो जाएगा, ये सॉल्ट हो जाएगा, है ना। तो इसका Na2CO3 0.01 था और NaCO3 0.02 है। pKa2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 10.32 और ये log 1/2 है ना, तो log 1 तो 0 होता है, तो log 1 माइनस log 2, log 1 0 है, log 2 0.30 है, सॉल्व कर लोगे 10.02 आ जाएगा, है ना। तो इसमें ट्रिक इसी चीज का था कि Ka2 यूज करेंगे क्योंकि HCO3 माइनस एसिड है और कार्बोनेट आयन एक कॉन्जुगेट बेस है, Na प्लस के यहाँ पे कुछ खास रोल है नहीं, तो Ka2 यूज कर लेंगे तो pH में pKa2 यूज हो जाएगा। मतलब कंफ्यूजन करने के लिए pKa1 भी दिया हुआ था, लेकिन pKa1 का कोई रोल यहाँ पर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी फिजिकल का ही क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन है। एक्सेस ऑफ कियाई बहुत फेमस रिएक्शन है रिडॉक्स टाइट्रेशन का। रिडॉक्स रिएक्शन का काफी फेमस टाइट्रेशन रिएक्शन है, देख लो। तो होता है Cu2I2, है ना, Ki3। यहां पर क्या है क्वेश्चन में, सॉरी नाइट्रेट है, सल्फेट नहीं है ना, नाइट्रेट है सल्फेट नहीं है। कॉपर सल्फेट की जगह आप लिख सकते हो, एक मिनट, है ना, कॉपर नाइट्रेट है, कॉपर सल्फेट नहीं। जनरली कॉपर सल्फेट रहता है इसीलिए, है ना, यहां पर कॉपर नाइट्रेट। तो अब देख लो Cu2I2 Ki3 और पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फेट की जगह या नाइट्रेट हो जाए। देखिए बैलेंस है, 2 कॉपर 2 कॉपर, 5 आयोडीन 5 आयोडीन, 5 पोटेशियम 5 पोटेशियम, ठीक है, बैलेंस्ड है। तो अब देखो क्या है, इसका दिया है 3.74 ग्राम और इसका मोलर मास होता है 187, तो ये हो जाएगा 0.02, है ना। सोल्व कर लेना, मोलर मास हो जाएगा 62 × 2 124 और 124 प्लस 63 187, तो मोल्स हो जाएगा 0.02। तो देख लो अब स्टोइचियोमेट्री से 2 मोल 1 मोल दे रहा है तो 0.02 कितना देगा 0.01। अब इस Ki3 को पास करते हैं मैं H2S से, है ना, तो प्रेसिपिटेट होता है सल्फर का। किसका होता है, सल्फर। अब देख लो सल्फर का प्रेसिपिटेट प्लस 2Hi प्लस हो जाएगा, अब देख लो Ki, बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 3 आयोडीन 3 आयोडीन 1 सल्फर। अब देख लो, हाँ तो देख लो ये एक्सेस H2S एक्सेस में ना है, हाँ एक्सेस में, तो ये 0 पॉइंट कितना था 0 है, ये एक्सेस में मान लो है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 0.01। सल्फर प्रेसिपिटेट है, कोलाइडल सल्फर आप पढ़े होंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनता है, तो 0.01 मोल है सल्फर के प्रेसिपिटेट का, तो मास कितना हो जाएगा 0.32 ग्राम, है ना। मेनली इस क्वेश्चन में आपको रिएक्शन याद रखना था, ये रेडॉक्स टाइट्रेशन में रिएक्शन दिया हुआ है और जो दूसरा रिएक्शन है पी ब्लॉक का है, तो थोड़ा सा रिएक्शन बेस्ड स्टोइचियोमेट्री इजी था इसका, मेनली आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। अगर रिएक्शन पता है तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, रिएक्शन नहीं पता है तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है। अच्छा ये भी पी ब्लॉक और स्टोइचियोमेट्री का ही क्वेश्चन है, तो है ना, पढ़े हो गए आप, एनसीईआरटी में दिया है P4 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है,
सोडियम हाइपोफॉस्फाइट प्लस फॉस्फीन गैस, बैलेंस है 3 2 जा 6 6 3 9, 3 2 जा 6 6 3 9, ठीक। P4 और देख लो ऑक्सीजन 3 3 6 3 2 जा 6, ठीक है। अब क्या डेटा दिया है 1.24 ग्राम, तो 1.24 ग्राम है और इस फॉस्फोरस का एटॉमिक मास भी 31 होता है, तो 0.01 है मोल है फॉस्फोरस का। तो एक मोल कितना मोल देगा फॉस्फीन, किसका पूछ रहा है फिर, फॉस्फीन का रिएक्ट करवा रहे हैं कॉपर सल्फेट से, तो पहले फॉस्फीन का मोल्स निकाल लेते हैं हम। तो एक मोल कितना मोल दे रहा है, एक मोल 0.01 कितना देगा 0.01। अब फॉस्फीन रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट से, ये भी एनसीईआरटी के पी ब्लॉक में रिएक्शन दिया है। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो अब देख लो क्या दिया है, कंप्लीटली कंज्यूम गैस क्यू तो ये 0.01 है और इसका पूछ रहा है कितना मास होगा, तो मोल्स देख लो, मोल्स कितना हो जाएगा इसका, मोल्स हो जाएगा इसका 0.01 इंटू 3/2 है ना, 2 मोल कर रहा है 3 मोल से, तो एक करेगा 3/2 से। और कॉपर सल्फेट का मोलर मास कितना होगा कर लो, ये आपको कितना होता है 16 4 जा 64 प्लस 32 96 इंटू 159, इसको सॉल्व कर लो, 159 इंटू 3 कितना होता है आपको 477 इंटू 0.01 कितना 4.77 अपॉन 2.38 या 2.39। तो ये क्वेश्चन तो इजी था है ना, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है, तो ये तो याद होना चाहिए आपको, और कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं था। तो मतलब देख सकते हो कि इस साल स्टोइचियोमेट्री और पी ब्लॉक के क्वेश्चन काफी मिक्स कर रहे हैं, मतलब पी ब्लॉक का इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी काफी आ रहा है, और स्टोइचियोमेट्री तो देखिए 2-3 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, आप एनसीईआरटी में पढ़े हो क्लास 11th में, एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन से सब, तो कैरियस मेथड का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या करना है। तो ये तो आपको अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में रिएक्शन दिया है, रेड फास्फोरस ब्रोमीन के साथ दे देगा आपको ये कंपाउंड, ये सिंपल रिएक्शन है आपको, प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स में स्टार्टिंग में ही रिएक्शन दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है, ये आर है, तो 1 ग्राम ऑफ आर में 1 ग्राम ऑफ आर लेंगे और ब्रोमीन का एस्टिमेशन करेंगे तो कितना अमाउंट एजीबीआर का मिलेगा, तो तुम खुद देख लो, पहले इसका मोल्स निकालो इस कंपाउंड का, तो पहले इस कंपाउंड का मोलर मास निकालोगे तो ब्रोमीन का कितना दिया हुआ है 80 160 और 160 आप सॉल्व कर लो, 160 6 कार्बन है 7 कार्बन है 160, तो 84 244 हाँ 250 हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का जो मोल्स है 1/250 आ गया। अब 2 ब्रोमीन है तो मोल्स ऑफ ब्रोमीन एटम कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ ब्रोमीन एटम हो जाएगा 1/250 इंटू 2, ये मोल है ब्रोमीन एटम का 2/250। तो जितना ब्रोमीन होगा उतना ही एजीबीआर में कन्वर्ट होगा, पीओएसी से पढ़ सकते हो है ना, जो भी बीआर एजीबीआर आएगा वो ब्रोमीन एटम से ही आएगा है ना। आप पढ़े हो रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट प्लस ब्रोमाइड आयन गिव्स एजीबीआर प्लस नाइट्रेट आयन, तो जो भी बीआर आएगा, जो भी एजीबीआर आएगा वो बीआर से ही आएगा। तो मोल्स ऑफ बीआर है 2/250, तो मोल्स ऑफ एजीबीआर भी हो जाएगा 2/250, ठीक है ना। आप देख सकते हो बैलेंस इक्वेशन में 1 मोल बीआर माइनस 1 मोल एजीबीआर दे रहा है, तो 2/250 देगा, तो मोल्स मिल गया एजीबीआर का 2/250, तो मास कितना हो जाएगा 2/250। एजीबीआर का मास मोलर मास कितना होता है, इसका है सिल्वर का 108 प्लस 80 188 188 है ना, 108 प्लस 80 188, और 188 इंटू 2 कितना हो जाएगा 376 अपॉन 250। इसको सॉल्व करोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 376 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपको अप्रोक्सीमेटली 1.5 ग्राम हो जाएगा, 1.50 ग्राम, ठीक है। आप सॉल्व करना, रफली 1.50 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑर्गेनिक का है, इसमें 2 चैप्टर के रिएक्शन मिक्स्ड है, हैलोअल्केन्स और
अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर के। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो पहला रिएक्शन तो डॉल्स प्रोसेस का है, पहला तो फिनॉल बनेगा, पहला तो डॉल्स प्रोसेस है तो फिनॉल बनेगा। फिनॉल को ट्रीट करोगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड H2SO4 तो बनता है पिकरिक एसिड। क्या बनता है? पिकरिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपको वेट परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन क्यू। अच्छा ये क्यू है, यही क्यू है आपको। तो हाइड्रोजन कितना है? एक हाइड्रोजन इसका हो गया, एक हाइड्रोजन ये, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, बाकी जब तो सब्स्टिट्यूटेड है। तो 3 अपॉन इसका मोलर मास देख लो कितने कार्बन है, 6 कार्बन हो गए 72, 3 नाइट्रोजन हो गए 72 प्लस 42, 72 प्लस 42 कितना हो गया 114। और ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 2 4 तो 6 7 112। तो ठीक है ना, कर लीजिए फिर से 226 और 3 हाइड्रोजन 229, ठीक है, इंटू 100 कर दो तो 300 बाई 229। अब इसको अब सॉल्व कर दो, है ना, 71 हो जाएगा, 687, 33 है ना, मतलब 1.30 हो जाएगा अप्रॉक्स, या 1 पॉइंट, है ना। वो आप सॉल्यूशन वो देख लेना आप सॉल्यूशन, ठीक है ना। मतलब मेनली था बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो ये भी स्टोचियोमेट्री का ही यूज हो गया, और रिएक्शन तो बहुत इजी था, तो ये हम इजी क्वेश्चन बोलेंगे क्योंकि दोनों रिएक्शन एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिए गए हैं, और ये तो सिंपल मैथमेटिक्स था, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना, तो ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी स्टोचियोमेट्री है, अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन स्टोचियोमेट्री के हैं। ये है एसिटिलीन रेड हॉट आयरन ट्यूब। भाई ये तो एनसीईआरटी में 11th के हाइड्रोकार्बन ने साफ साफ दिया है, ए हो जाएगा बेंजीन। बी आप पढ़े हो फिनॉल के प्रिपरेशन में क्यूमीन से, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट में, तो ये फिडलक्राफ्ट रिएक्शन है और कार्बोकटाइन बनता है, तो बनता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन। फिर आपको यहां पे वही है, क्यूमीन, क्यूमीन को ट्रीट कर दो ऑक्सीजन वाटर से तो बन जाता है आपको फिनॉल, तो सी आपको फिनॉल हो गया। और एसिड क्लोराइड है तो ईस्टर बन जाएगा, फिनॉलिक ईस्टर, तो ये बन जाएगा ये आपको फिनॉलिक ईस्टर बन जाएगा। फिनाइल इथानोएट क्या हो जाएगा? फिनाइल इथानोएट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपको प्रोडक्ट डी, मतलब इसका मास पूछ रहा है, तो देख लो कितना मोल दिया है, 15 मोल है ये, इसका आपको 15 मोल दिया है, तो ए का कितना हो जाएगा? देखो इसको रिएक्शन देखो, 3C2H2 C6H6 देता है, ये पढ़े हो गया आप रिएक्शन, 3C2H2 C6H6 देता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब। तो 3 मोल देगा, 1 मोल, तो 15 मोल कितना देगा? 5 मोल, लेकिन है ना, और 80% ईल्ड है, ईल्ड 80% है, तो 5 को 80% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 का 80% 4 मोल हो जाएगा। बी 1 मोल देगा, 1 मोल, तो 4 मोल देगा 4 मोल, लेकिन ये 50% है, तो इसको अभी 2 मोल हो जाएगा, 50% ईल्ड है। इसका भी देख लो, 2 मोल देता 2 मोल, लेकिन फिर से 50% ईल्ड है, तो ये हो जाएगा 1 मोल, यहाँ 100% ईल्ड तो 1 मोल, तो इसका मोलर मास निकाल दो कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लो। 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन 12 8 96, 2 ऑक्सीजन, तो 96 प्लस 32 कितना हो गया? 96 प्लस 32 128। हाइड्रोजन कितना है? 128 और 3 131 136 ग्राम। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बस आपको रिएक्शन पता होना चाहिए था, थोड़ा सा बेसिक स्टोचियोमेट्री आना चाहिए परसेंटेज यील्ड का, ये भी इजी क्वेश्चन है। मतलब ये सब क्वेश्चन बहुत 2-3 चैप्टर के मिक्स्ड है, इसे थोड़ा डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, और ढंग से जो एडवांस प्रिपरेशन किए हो तो ये सब क्वेश्चन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट
नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, जिसमें है आपको नोडल प्लेन और नोड्स के बारे में बात कर रहा है। तो देखते हैं, है ना, थोड़ी जगह कम है तो नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और यहां से मल्टीपल करेक्टर स्टार्ट हो गया है, तो देखते हैं आप। तो सिग्मा है ना, पीजेड ऑर्बिटल कर रहा है, तो देख लो, है ना, पढ़े हो आप, माइनस प्लस माइनस, दो नोडल प्लेन, सही है, ए पार्ट सही है, दो नोडल प्लेन होगा। और ये जेड एक्सिस है ना, तो वही आप देख सकते हो परपेंडिकुलर है एक तरह से, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो दो नोडल प्लेन है, सही है, ए पार्ट सही है, दो नोडल प्लेन दिखा दिए। बी है सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, चलो सिग्मा स्टार मतलब होगा आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समझ गए, यानी कि प्लस प्लस की जगह एक प्लस एक माइनस हो जाएगा, देख लो, एक प्लस एक माइनस, क्या हो जाएगा, ये छोटा छोटा रह जाएगा, आपको पता है, क्या है, माइनस प्लस माइनस प्लस, यहां भी क्या होगा, ये नोडल प्लेन है। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, अच्छा ये सुनो, जेड एक्सिस मॉलिक्यूलर एक्सिस है, जेड एक्सिस मॉलिक्यूलर एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो जो नोडल प्लेन है वो परपेंडिकुलर है, मॉलिक्यूलर एक्सिस में नहीं है, परपेंडिकुलर है, तो गलत हो गया, मॉलिक्यूलर एक्सिस में नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो बी तो गलत है। फिर सी देखते हैं, सी में पाई बॉन्ड का बात कर रहा है, तो लेटरल ओवरलैप करेंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस, है ना, ठीक है, ये नोडल प्लेन हो गया। परपेंडिकुलर नहीं, नोडल प्लेन मॉलिक्यूलर एक्सिस में होता है, आप देख सकते हो, नोडल प्लेन मॉलिक्यूलर एक्सिस में है, तो सी भी गलत है, नोडल प्लेन परपेंडिकुलर नहीं है तो मॉलिक्यूलर एक्सिस में है। डी पाई स्टार का बात कर रहा है, तो फेज चेंज करना होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, है ना, हाँ वन नोड है, एक्स वाई में है, जो एक्स वाई एक परपेंडिकुलर प्लेन में है, एक्स वाई में एक नोडल प्लेन है। क्वेश्चन पूछ रहा है पाई स्टार ऑर्बिटल हैज वन नोड इन द एक्स वाई प्लेन, बिल्कुल है, एक नोडल प्लेन परपेंडिकुलर में है, ये जेड एक्सिस मान लो, तो एक्स वाई में है एक, तो डी सही है, तो आंसर इसका होगा ए कॉमा डी। ये केमिकल बॉन्डिंग में एमओ में है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कॉन्सेप्ट है, नोड्स पढ़ते हैं वहां पर, नोडल प्लेन है सब, तो ये पढ़ाया आता है ना, जनरली इससे क्वेश्चन कम पूछता है, लेकिन पूछा है तो बहुत अच्छी बात है ना, इजी क्वेश्चन था, अगर आपको डायग्राम सारा याद है तो आप कर लोगे, बाकी तो विजुअलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो सरफेस केमिस्ट्री है, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। केमी सॉर्सन है, बिल्कुल सही, याद रखिएगा, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है, फिसी सॉर्सन मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर होता है वन डर वाल फोर्स के चलते, और केमी सॉर्सन में केमिकल बॉन्ड बनता है, इसलिए एक ही लेयर होता है, तो ये तो सही है। फिर नेक्स्ट क्या है, द इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फिसी सॉर्सन, नहीं गलत है, फिसी डेटा का वैल्यू कम होता है, ये थोड़ा ज्यादा दे दिया है, ये गलत है। फिसी सॉर्सन में जो डेटा है, सोच लो आप 20 to 40 के आसपास, 10 to 40 के आसपास होता है, 100 में नहीं जाता, तो गलत है। सी केमी सॉर्ट, भाई चाहे फिसी सॉर्सन हो चाहे केमी सॉर्सन हो, एडजॉर्सन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है, एडजॉर्सन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो ये गलत हो गया, सी गलत है। फिर डी क्या है, लोअरिंग द टेम्परेचर फेवर, बिल्कुल सही है, ऑब्वियस है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो आप पढ़े हो ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल से कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, आप पढ़े हो एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, तो सही है, ए और डी सही है। ये इजी क्वेश्चन था, ये अब तक हम कहेंगे सबसे इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से साफ साफ उठा लिया है। अब देखना एनसीईआरटी में फिजिक्स सॉर्सन केमी सॉर्सन का एक टेबल दिया है, टेबुलर कंपेरिजन किया है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपको मेटलर्जी से है, मेटलर्जी देखते क्या क्वेश्चन है, एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बॉक्साइट ओर से, ठीक है, तो क्या लिख रहा है, पहला पहला क्वेश्चन क्या है, द रिएक्शन ऑफ एयर टू, नहीं
ग्रेटर देन लेस देन 25, ये ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, तो गलत है, ये गलत है। बी क्या है? हाँ हाइड्रेटेड में मिलता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो आपको कॉम्प्लेक्स बनता है NaAlOH होल 4, जो कॉम्प्लेक्स बनता है Al2O3 को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में पास करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स मिलता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे ना तो एल्यूमिनियम प्रेसिपिटेट करता है, बिल्कुल सही है। सी द डिसोल्यूशन, बिल्कुल सही है, जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसी से बन रहा है, जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना NaAlOH होल 4, वो सी प्रोसेस से ही बन रहा है, तो सी भी बिल्कुल होता है। डी क्या है? द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3 मिक्स्ड विथ क्रायोलाइट, ये बिल्कुल सही है ना, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है इसका, इसी का मेंशन भी किया है। तो एल्यूमिनियम और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और आपको ग्रेफाइट होता है इलेक्ट्रोड। तो BCD सही है, ए गलत है। ए का मेन रीजन टेम्परेचर ज्यादा दे दिया है, गलत है ये। ठीक, 12th क्वेश्चन। 12th पहला क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पी ब्लॉक का है। अब तक तो डायरेक्ट जो रिएक्शन था स्टोइचियोमेट्री प्लस पी ब्लॉक है, ये एकमात्र पी ब्लॉक का है। क्या क्वेश्चन है? द ट्रीटमेंट ऑफ इजी रिएक्शन है ये। रिएक्शन वैसे ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया है, ये PYQ में देखना आप, जेईई एडवांस्ड में जो 90s में क्वेश्चन है, 90s में क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्वेश्चन रिपीट है। इधर लेटेस्ट नहीं आया रिएक्शन, लेकिन 90s में आया हुआ, तो जेईई एडवांस का PYQ आप देखिएगा, उसमें है क्वेश्चन। तो PBS का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन देता है लेड नाइट्रेट प्लस NO गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस सल्फर प्लस वाटर। क्या पूछ रहा है? प्रोड्यूसेस अ गैस, गैस मतलब NO का बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल सही है। NO में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 8 15, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, 15 15 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन हमेशा पैरामैग्नेटिक, याद रखिएगा। NO और NO2 दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं मॉलिक्यूल, दोनों पैरामैग्नेटिक होते हैं। चलिए फिर देखें। बी बेंट इन ज्योमेट्री, भाई डायटोमिक है, डायटोमिक तो कभी बेंट हो ही नहीं सकता, गलत है बी। सी एसिडिक ऑक्साइड नहीं, N2O और NO और CO, N2O NO और CO, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है, तीनों न्यूट्रल होते हैं, तो सी भी गलत है। कलरलेस, हाँ कलरलेस गैस होता है ये। आपको जो नाइट्रोजन का देखिएगा ऑक्साइड्स का एक टेबल दिया हुआ है, प्रिपरेशन और कलर, तो कलरलेस गैस होता है, तो सही है, आंसर होगा ए और डी। इजी क्वेश्चन था ये भी। देखते हैं 13th क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है। जो पहला रिएक्शन है वो है HVZ रिएक्शन, है ना, तो P हो जाएगा आपको, HVZ रिएक्शन पता है आपको, जो अल्फा हाइड्रोजन है ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएगा। P ये है। फिर ये है, आप पढ़े हो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है, तो उसमें होता क्या है, जो Br है वो हट के वो आपको NH2 लग जाएगा, तो Q हो जाएगा। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन आप पढ़े हो, प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमीन में यूज करते हैं, है ना। तो जो आपको P से Q का प्रिपरेशन है, गैब्रियल थैलामाइड है, उसमें होता क्या है, हैलोजन हटके NH2 लग जाएगा, तो Q ये है। अब देखते हैं करके ऑप्शन को, कि P कैन बी रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग NaBH4, बिल्कुल गलत है। कार्बोजिलिक एसिड को NaBH4 रिड्यूस नहीं करता, NaBH4 रिड्यूस करता है एल्डिहाइड को, कीटोन को, एसिड क्लोराइड को, वो कार्बोजिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता, तो गलत है फर्स्ट, ये गलत है। बी ट्रीटमेंट ऑफ P विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय, बिल्कुल सही है। बेसिकली क्या है, हैलोजन है ना, उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड से सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो एक तरह से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, Br हट के NH2 लग जाएगा, Br हट के NH2 लग जाएगा, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, इजी है, सही है, बी सही है। सी ट्रीटमेंट ऑफ Q विथ अ सॉल्यूशन ऑफ NaO2, बिल्कुल सही है। देखो प्राइमरी अमीन है ना, तो प्राइमरी अमीन है तो नाइट्रोजन गैस देगा, प्राइमरी अमीन है तो आपको NaO2 के साथ नाइट्रोजन गैस देगा, तो सी भी सही है। डी क्या है, P इज मोर एसिडिक देन प्रोपानोइक एसिड, बिल्कुल सही है। NH2 आप पढ़े हो, NH2 एक माइनस आई ग्रुप होता है, क्या होता है, माइनस आई ग्रुप, और जो माइनस आई ग्रुप है वो कार्बोजिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो जो आपको ये कंपाउंड बन रहा है, जिसको इस कंपाउंड, ये कंपाउंड है, वो आपको ध्यान रखना प्रोपानोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, इजी है। फिर
14 देखते हैं, 14 में भी देख लेते हैं पहले 14। पहले बना देते हैं स्ट्रक्चर। तो Q हो जाएगा आपको ठीक है, फिर S हो जाएगा, हम बता देंगे क्या है, आप समझ जाओगे, है ना। ये N2 प्लस सी एल माइनस होगा, ये आपको NH2 होगा N2 प्लस सी एल माइनस, और ठीक है ना, और मिथाइल तो रहेगा ही, मिथाइल तो रहेगा, उसका भी कुछ नहीं होने वाला। और टी में क्या हो जाएगा, N2 प्लस फेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, टी में जो N2 प्लस सी एल हट के OH लग जाएगा और मिथाइल रहेगा। ठीक है, तो अब एक ही करके देखते हैं कौन कौन सा रिएजेंट ये काम कर सकता है। तो NO2 को रिड्यूस करना है, तो NO2 को रिड्यूस करना है तो तो ध्यान रखिएगा, NO2 को रिड्यूस करना है तो हाइड्रोजन पैलेडियम यूज कर सकते हो, बिल्कुल सही है। और NH2 को N2 प्लस सी एल माइनस कन्वर्ट करना है तो डाइल्यूटाइजेशन करना है, तो ये भी सही है, बिल्कुल सही है। और H3PO2 क्या करेगा, N2 प्लस सी एल को रिड्यूस कर देगा, क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा और बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन। और जो हॉट अल्कलाइन केमिनोफोर क्या करेगा, CH3 को COH में कन्वर्ट कर देगा, तो बिल्कुल सही है, तो ए सही है। बी एग्जैक्ट वही चीज है, SnHCl भी रिड्यूस कर देता है, बिल्कुल सही। NNO2HCl को HNO2 यूज कर दिया, ये भी सही है, मतलब ये NCERT का रिएक्शन है, NNO2 प्लस HCl को HNO2 मिलता है, तो वही चीज है। और S दे दिया है, S हम बनाए भी है, सही है। सी देखो, S का स्ट्रक्चर एज इट इज सही है, T हम बनाया है, फेनॉल है ना, पैराक्रिसोल है। T क्या है, पैराक्रिसोल, क्रिसोल क्या होता है, मिथाइल फेनॉल, तो पैरा पोजीशन में मिथाइल है तो पैराक्रिसोल हो जाएगा, तो सही है ये। और याद रखना, ये पढ़े हो एनसीईआरटी में दिया है, H3PO2 की जगह इथेनॉल भी यूज कर सकते हो रिड्यूस करने के लिए बेंजीन में, ये एनसीईआरटी का रिएक्शन है, अब देखना उसमें डाइल्यूटाइजेशन के बाद रिएक्शन है, तो ये भी सही है, यू सही है। क्यू क्या दिया है इसमें, ये गलत है, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है ना, तो NO2 तो रहेगा ही नहीं, तो ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा इसका ABC। तो ये एनसीईआरटी का रिएक्शन है, समझ रहे हो ना, तो ये सब क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए, ये सब क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है, मतलब आपने जेईई एडवांस का सीरियसली प्रिपरेशन नहीं किया है, ये इजी क्वेश्चन था ऑर्गेनिक का। अब आया काइनेटिक्स का, और यहां आपको मैच द कॉलम करना है, तो क्या है देखते हैं। फर्स्ट, ये आपको रेट लॉ दिया है ना, और बता दो रेट लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, देखो क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे हम कंसंट्रेशन ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। और जब मॉड एक्स, जब कंसंट्रेशन ऑफ एक्स बहुत ज्यादा हो, है ना, मॉड एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि R इक्वल टू के आ जाएगा। R इक्वल टू के का मतलब है 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो मतलब क्या है, लो कंसंट्रेशन पे ये फर्स्ट ऑर्डर रहेगा और हाई कंसंट्रेशन पे ये 0 ऑर्डर अप्रोच करेगा। तो लो कंसंट्रेशन पे फर्स्ट, है ना, तो R सही होगा, फर्स्ट के लिए R सही है। देखिए फर्स्ट के लिए आपको, फर्स्ट के लिए देखिए एग्जैक्टली क्या है, फर्स्ट के लिए R सही है ना, क्योंकि इनिशियली देख लो बढ़ रहा है, ये रेट बढ़ रहा है कंसंट्रेशन से, है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर है, और फिर सैचुरेट कर गया मतलब 0 ऑर्डर है। और 0 ऑर्डर में भी होता है हाफ लाइफ, है ना, कंसंट्रेशन T हाफ इज प्रोपोर्शनल टू X होता है 0 ऑर्डर में, तो P भी सही है, तो इसका P कॉमा R हो जाएगा, A का है, फर्स्ट का P कॉमा R हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड में दिया है कि जो x है मच लेस देन xx, तो x मच लेस देन xx है, तो तुम नीचे क्या कर सकते हो, x को इग्नोर कर दो, और एक्सेस एक कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ, पढ़ना, कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया है एक्सेस एक कांस्टेंट है, तो R इक्वल टू हो जाएगा K इंटू एक्स। अब लिखा है साफ साफ कि जो x है इनिशियल कंसंट्रेशन एक्स से मस्त बहुत छोटा है, तो डिनोमिनेटर में तुम x इग्नोर कर दो, डिनोमिनेटर में x इग्नोर कर दो, तो R इक्वल टू हो जाएगा K इंटू एक्स। ये तो साफ साफ चल रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर है मतलब क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब जो T हाफ है डिपेंड नहीं करेगा, तो Q हो जाएगा,
Q हो जाएगा, और फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो जाएगा, ln वाला हो जाएगा T हो जाएगा, है ना। तो फिर देखिए, तो पी क्यू किस में है, अच्छा पी क्यू ए और सी में है। और देखते हैं थर्ड, थर्ड में दे रहा है कि जो x है वो मच हाइयर देन एक्सेस है, x मच हाइयर, तो मतलब एक्सेस इग्नोर हो जाएगा, तो एक्सेस इग्नोर करोगे तो x और x कट जाएगा, तो r इक्वल टू के आ जाएगा। तो r इक्वल टू के का मतलब है जो रेट लॉ है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इनकी जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर का मतलब है फिर से q आ जाएगा, q आ जाएगा और s आ जाएगा, q आ जाएगा और s आ जाएगा, ठीक है, q आ जाएगा s आ जाएगा। फिर फोर्थ डी देखते हैं, डी दे रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ x इज मच हाइयर देन एक्सेस, तो फिर इसमें दिया है कि x जो है एक्सेस से बहुत ज्यादा है, तो नीचे एक्सेस इग्नोर हो जाएगा और के एक्स स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा, आर इक्वल टू के इंटू एक्स। सिंपल मैथमेटिकल मॉडिफिकेशन है, तो इजी क्वेश्चन है। तो क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर मतलब q हो जाएगा और t हो जाएगा, है ना। तो q और t, तो फिर किसमें q और t, तो इसका मतलब आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें इस तरह का मैच द कॉलम था ना कि बहुत मल्टीपल करेक्ट थे और हर एक ऑप्शन में कुछ कुछ ऑप्शन गायब किया हुआ था, तो आपको पूरा सॉल्व करना था। इस तरह के मैच द कॉलम में आप पार्शियल नहीं कर सकते कि एक सॉल्व करके पूरा कर दिए, इसमें आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि जैसे फर्स्ट का क्या क्या बताए थे, फर्स्ट का पी आर बताए थे, तो किसी ऑप्शन में पी है किसी ऑप्शन में आर है, मतलब आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। 16, ये क्लास 11 है, इस ब्लॉक का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, रिएक्शन पता है कर लोगे, देख लो। तो इसका क्या होता है देख लो, रिएक्शन लिख दे रहे हैं, इस ब्लॉक का है, इसका क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रिपरेशन है, इस ब्लॉक में भी दिया है, इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं मैच द कॉलम क्या क्या है, देखते हैं। H2O2 पहले देखते हैं, तो H2O2 किस में है, H2O2 है Q और S में, तो Q और S किस में, तो S तो है ही नहीं, तो A और D में से ही कोई होगा, या A होगा या D होगा। और देखते हैं फिर क्या दिया है आपको, फिर देखते हैं हम CaCO3, CaCO3 किस में है, CaCO3 है आपको P वाले भी T वाले में, तो 4 का P या T, 4 का P या T मतलब D हो जाएगा, D हो जाएगा, मतलब पूरा सॉल्व कर दो और फिर मैच द कर दो, मतलब ये नया टाइप का मैच द कॉलम है, समझ गए, मतलब इसमें आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। अभी तक जो मैच द कॉलम होता था इसमें एक दो सॉल्व कर दो बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ये मल्टीपल करेक्ट वाले मैच द कॉलम है, और ऑप्शन भी उसी तरह से बनाया है ना कि आप एलिमिनेट कर नहीं सकते, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, देखते हैं। और पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, क्रोमियम का +2, रुथेनियम का +4, +2, +2, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब सेकंड में तो एस आएगा, तो सेकंड में एस किस में है, बहुत सारे में है, तो अब देख लो +2 है मतलब D4, क्रोमियम क्या होता था D5 है ना, आर्गन 3D5 4s1, तो +2 का मतलब है D4 सिस्टम है, और Ca- स्ट्रॉन्गफील्ड लाइगेंड है, मतलब T2G हो जाएगा, T2G4 है ना, स्ट्रॉन्गफील्ड लाइगेंड है, T2G4 हो जाएगा। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स सही है, स्ट्रॉन्गफील्ड लाइगेंड है, D4 स्पीसीज ये भी सही है, तो R, T, R, T, R, T, A अभी तक है संभावित, देखते हैं बाकी। र्यूथेनियम +4, और याद रखते हैं एक चीज, जो र्यूथेनियम है वो आपको 4D सीरीज है, और 4D सीरीज के लिए क्लोराइड स्ट्रॉन्गफील्ड लाइगेंड होता है, वो जो स्ट्रॉन्गफील्ड वीकफील्ड का कॉन्सेप्ट है वो 3D सीरीज के लिए होता है, 4D 5D सीरीज के लिए सारे स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, क्योंकि 4D 5D सीरीज के मेटल आयन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है, समझ में आ गया, तो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड ही होगा। तो तुम देख लो लो स्पिन सेकंड में भी आएगा, सेकंड में भी लो स्पिन आएगा, और सेकंड में एस भी आएगा, और लो स्पिन है तो T2G4 भी आएगा, और T2G4 भी आएगा, तो तुम देख लो फिर पी ए, ठीक है, तो फिर ए होगा।
ऐसे ही सॉल्व हो गया, है ना। 4 का भी देख सकते हो, 4 में H2O वीक फील्ड लाइगेंड है, वीक फील्ड लाइगेंड है और +2 है, तो क्या होता था आपको, आर्गन 3d6 4h2, तो +2 का मतलब क्या हो गया, d6 कॉन्फ़िगरेशन, और d6 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो गया आपको पता है, ऐसे ना होता है Eg और T2G, वीक फील्ड लाइगेंड है तो 1 2 3 4 5 मतलब Eg2 और T2G4, है ना। और आपको पता है 4 अनपेयर्ड रह जाएगा, 2 इसमें 2 इसमें, 4 अनपेयर्ड मतलब 4 पॉइंट ये वाला हो जाएगा, Q हो जाएगा, तो 4 का Q किसमें है, इसी में है, मतलब A में ही सारा मैच हो रहा है, A हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये वाला जो ये भी +2 है तो ये भी D4 कॉन्फ़िगरेशन ही है, लेकिन ये वीक फील्ड लाइगेंड है, वीक फील्ड लाइगेंड का मतलब है Eg1 T2G3 हो जाए, वाटर एक वीक फील्ड लाइगेंड होता है और क्रोमियम 3D स्पीसीज है, तो T2G में पहले 3 जाएगा, Eg में 1 जाएगा, तो ठीक है। ये है आपको उससे एस्टिमेशन से फिर से क्वेश्चन आता, पहले स्ट्रक्चर लिख देते हैं हम, एनिलीन का आपको पता है, क्रिसोल का ही पता है, मिथाइल फिनोल होता है, OH, ऑर्थो क्रिसोल, तो यहां मिथाइल लगा देते हैं। सिस्टीन एक तरह का अमीनो एसिड है, याद रखना, एक तरह का अमीनो एसिड है। कैप्रोलैक्टम आपको पता है, यूज करते हैं नाइलॉन 6 बनाने में, है ना, 7 मेंबर्ड रिंग होता है, 2 3 कर लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ 7 मेंबर्ड रिंग है, रिंग कर सकते हो इसको, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर्ड रिंग होता है कैप्रोलैक्टम, याद रखिएगा, नाइलॉन 6 के प्रिपरेशन में होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन, प्रूसियन ब्लू कलर होता है टेस्ट नाइट्रोजन का, प्रूसियन ब्लू टेस्ट किसका होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का, तो कौन कौन सा है, फर्स्ट है अमीनो, फर्स्ट है, सेकंड है, और फर्स्ट है, थर्ड है और फोर्थ, लेकिन थर्ड नहीं होगा, थर्ड में ब्लड रेड कलर आएगा, सल्फर भी ना है, याद रखिएगा, पढ़े थे, ये कॉम्प्लेक्स बना था, FeSCN 2+, ब्लड रेड होता है, तो केवल आपको प्रूसियन ब्लू तो आपको फर्स्ट दे सकता है, फोर्थ दे सकता है, तो फर्स्ट और फोर्थ का P होगा। अच्छा, और क्या दे रहा है, ब्लड रेड कलर, तो वो हो जाएगा, थर्ड का Q हो जाएगा, थर्ड का Q किसमें है, थर्ड का Q हो जाएगा, और थर्ड का भी आपको ये भी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट इफर्वेसेंस देता है, आपको पता है कार्बोजिलिक एसिड का टेस्ट है, कार्बोजिलिक एसिड और किस में है, इसी में है, थर्ड का आपको Q, R भी हो जाएगा, P, R भी हो जाएगा, तो थर्ड का QR किसमें, थर्ड का QR, थर्ड का QR A में भी है, D में भी है, और क्या दिया है आपको, ट्रीटिंग द कंपाउंड FeCl3, तो फिनॉल का टेस्ट होता है, तो सेकंड का आपको T हो जाएगा, तो सेकंड का T किस में है, सेकंड का T, सेकंड का T, सेकंड का T आपको है C और D में, P कैसे दे रहा है, P गलत हो गया ना, इसमें नाइट्रोजन कहाँ है, नाइट्रोजन रहेगा तब ना देगा प्रूसियन ब्लू कलर, तो सेकंड का P तो नहीं होता, तो सेकंड केवल T होता है, आंसर इसका D है। समझ गया, मतलब आपको एक तरह से इस साल जिस तरह का मैच द कॉलम आया है, आपको सारा ही सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे पहले क्या होता था, आप देखते थे कि पार्शियल सॉल्व करके काम चल जाता था, पूरा सॉल्व करना है ना, तो हो गया, तो डी होगा, और कुछ है ना, डी होगा, ठीक है, तो फिर है ना, ये आपका पेपर 1 का सॉल्यूशन हो गया, है ना। आप देख सकते हो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन क्वेश्चन मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स के थे, है ना, और स्टोचोमेट्री और पी ब्लॉक का खासकर काफी वेटेज था, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन तो इजी थे, एनसीईआरटी बेस्ड थे, ऑर्गेनिक का कोई भी हमको ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा जिसके लिए बहुत हाईएड कॉन्सेप्ट लगेगा। ये पेपर 1 का बात कर रहे हैं, पेपर 2 में हो सकता है कुछ और, पेपर 2 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो पेपर 1 के लिए इतना ही, थैंक यू।